प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव पर्यावरण संबंध। पर्यावरण की टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज एक आपका ऑडियो क्लास है जिसमें हम लोग बुक रीडिंग करते हैं और बुक रीडिंग में हम लोग उससे रिलेटेड मैटर को पढ़ते हैं। इसके बाद आपका वीडियो क्लास भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो सब कुछ आपका एक क्रम से चल रहा है, चलता रहेगा। आप डेली बेस पे से करते रहें। आर ओ 2020 के बैच में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का। तो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, ओवरव्यू आपको, कि दो तरफा हमारा और पर्यावरण का संबंध होता है। एक तो हम उसके महत्वपूर्ण घटक के रूप में होते हैं और दूसरा वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहता है, जिसके लिए हम अलग अलग स्तंभों के बारे में चर्चा किए थे। इसके पहले वाले वीडियो में इन सभी चीज़ों पे हम लोग पढ़ लिए थे कि मानव क्या हुआ, पहले पर्यावरण का एक घटक था लेकिन बाद में मानव उसका स्वामी बन बैठा, जिससे पर्यावरण का विध्वंस करना शुरू कर दिया। इसे मानव के पर्यावरण का जब विध्वंस करने लगा तो मानव का जीवन और अन्य प्राणियों का जीवन धीरे धीरे क्या हो गया, संकट में आ गया। प्राग ऐतिहासिक काल से यहीं से हमको पढ़ना था। इसके पहले की चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो इसके पहले का वीडियो क्लास नंबर 2 या 3 होगा, तो उसे आप जरूर गौर कर लें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला चरण जो आपका होता है आखेट एवं भोजन संग्रह काल। इसमें क्या होता था, मनुष्य आखेटक होता था, यानी शिकारी होता था, पशुओं को मारता था और भोजन का संग्रह करता था। उसका काम ही यही था, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और उसके बाद दूसरा काल जो आया पशुपालन एवं पशुचारण काल, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पोस्टरलिज्म, ठीक। उसके बाद अगला काल आता है पौध पालन एवं कृषि काल। इसमें इंसान खेती करना शुरू कर देता है, पौध पालन करना शुरू कर देता है। फिर आ जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण काल। अब एक एक काल के बारे में एक एक करके हम लोग क्रमिक रूप से विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे और चारों काल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आखेटक एवं भोजन काल। यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है, ठीक है। कब का है? प्रारंभिक काल का है। इसमें आदि मानव से संबंध है। वह आदि मानव जो मांस को खाते थे, जंतुओं का शिकार करते थे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों से संबंधित है। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था। उसके कार्य पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे, अर्थात आदि मानव भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। आदि मानव अपने उदर की पूर्ति, उदर मतलब होता पेट, पेट की पूर्ति के कारण, पेट की पूर्ति अपने आसपास के पर्यावरण में जंगलों से फल फूल तथा कंदमूल प्राप्त करके आसानी से कर लेता था। उसे किसी अस्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह चलता फिरता घुमंतु प्राणी था। वह पेड़ों पर या गुफाओं में अपनी रातें गुजार देता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव सभ्य प्राणी की तरफ बढ़ता चला गया, विकास हुआ। इस तरह स्पष्ट है कि आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच मधुर तथा मित्रवत संबंध था। पर्यावरण आदि मानव की समस्त आवश्यकताओं मात्र भोजन तथा आवास की पूर्ति कर देता था। इस प्रकार आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्ण रूप से निर्भर था। ज्ञातव्य है कि आदि मानव भी पर्यावरण से अपने लिए संसाधन प्राप्त करता था, फल फूल और कंदमूल, परंतु इससे पर्यावरण पर किसी भी तरह का लेस मात्र भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। कह रहा है कि जो आदि मानव होता था वह भी पर्यावरण से कुछ न कुछ प्राप्त ही करता था। देखिए, प्लांट जो होते हैं पर्यावरण में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? प्लांट का, पादप का। तो जो पादप होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। सूरज की ऊर्जा से वो अपना ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वही ग्लूकोज बाद में कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज के रूप में हमें वो देते हैं। फिर उसी ग्लूकोज को या उसके आयल ड्रॉपलेट को हम लोग खाते हैं। तो मानव आज नहीं, आदि काल से प्रकृति पे निर्भर रहा है और आज भी है, परंतु उस समय का निर्भर होना मानव का किस पे डिपेंड करता था? उस समय मानव निर्भर होता था अपने पेट के पालने के लिए, अपने उदर की प्यास को बुझाने के लिए, अपने आवास के लिए, अपने छाया के लिए, परंतु पर्यावरण का नुकसान नहीं करता था, पर्यावरण का क्षरण नहीं करता था। जैसे आम पक करके गिर गया, उदाहरण लें कि आम पक करके गिर गया तो वह आम अब हम खाएं या छोड़ दें वो नीचे सड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। चूँकि आम जितना गिरेगा
वो सभी आम पौधे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आम का गूदा पौधे के लिए नहीं कन्वर्ट होता है, पौधा नहीं बनता, बल्कि आम के अंदर पाए जाने वाला बीज पौधा बनता है। ठीक, तो आम का वह जो गूदा है, उस गूदे को खा करके हम अपने उदर की प्यास को बुझा सकते हैं। इसी तरह से फल फूल खाने से पौधे को कोई नुकसान होता नहीं है। ठीक है। दूसरा काल आता है जिस काल को हम लोग कहते हैं पशुपालन एवं पशुचारण काल। समय के साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना भी सीख लिया। पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया होगा, क्योंकि अपने को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जन समुदाय का एक साथ रहना अनिवार्य हो गया होगा। जब इंसान धीरे धीरे अपने जीवन यापन के लिए इकट्ठा होना शुरू किया, जैसे क्या था पहले, जैसे पशु होते हैं ना, तो आपने अगर देखा होगा तो पशु भी झुंड में रहते हैं। अगर आपने गौर किया होगा, जैसे मान लीजिए इस समय नीलगाय है, नीलगाय क्या करती है, झुंड में रहती हैं, 10 20 25 एक साथ होती हैं। तो झुंड में रहने से क्या हुआ कि पहले क्या होता था, जब कम होती थी तो वो अकेले अकेले विचरण करती थी, उनके पीछे शेर पड़ जाते थे, उनके पीछे जो, ठीक है, जैसे जंगली जानवर भेड़िया है वो पड़ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो झुंड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं तो सब मिल करके एक बेर भेड़िया को भी मारने की ताकत रखते हैं। तो क्या हुआ, उसी प्रकार से मानव, जब आदि मानव था तब तो बहुत कम संख्या थी, तो अकेले अकेले रहता था। लेकिन जब उसके बच्चे पैदा होने लगे तो अपने बच्चों से धीरे धीरे संलग्न होने लगा, पशुओं को पालने लगा, पशुओं से दूध निकालने लगा, ठीक है, उस दूध का उपयोग करने लगा, पक्षियों को पाल के अंडे का उपयोग करने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक समाज की तरफ बढ़ना शुरू किया, और जब समाज की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर जन समुदाय जैसा बिहेवियर आना शुरू हुआ, क्योंकि अपने पशुओं को बचाने के लिए उसे संगठित रहना होगा, अपने आप को बचाने के लिए जंगली जानवरों से, जंगली हिंसक प्राणियों से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता था। ठीक, तो वो समुदाय बनाना शुरू कर दिया। सामाजिक मनुष्य की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है, परंतु सामाजिक जीवन के साथ साथ उनका घुमक्कड़ जीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन, जल तथा पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। वह चलते रहते। आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके क्षेत्रों में या आपके शहर में, आपने अगर गौर किया होगा तो एक अभी भी कुछ लोग आते हैं जो नंदी बैल लेकर के आते हैं, कहते हैं शंकर भगवान का नंदी बैल है और इन्हें स्पेशली रूप से शंकर भगवान दे दिए हैं, जाओ तुम इसे चरा करके भीख मांगना। ठीक है, नंदी बैल लेकर के दिन भर घूमते हैं, भीख मांगते रहते हैं। ये अपने पशुओं के साथ आज भी घूमते रहते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, आपकी मन्नतें भी पूरा कराते हैं। आप अपना हाथ दिखा देंगे तो बता देगा कि अगली साल 2021 के फार्म में आप पीसीएस बन जाएंगे। कौन बता देगा? बैल बता देगा। बैल किसको बताएगा? जिस हाथ में आपके लड्डू होगा, ठीक है, उस हाथ को नहीं बताएगा। अगर आपने लड्डू वाले हाथ में ही पूछा है कि हम पीसेस बनेंगे तभी आप पीसेस बनेंगे, अगर आप खाली वाले हाथ में पूछा तो आप पीसेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था, पहले के लोग भी अपने पशुओं को ले लेते। जैसे गडेरिया को आपने देखा होगा, तो जो गडेरिया होते हैं, जो व्यवसायिक गडेरिया है, जाति गडेरिया की नहीं, जो व्यवसायिक गडेरिया जो व्यवसाय करते हैं, वो अपने भेड़ों को लेकर के निकल जाते हैं। तो भेड़ों को चराते रहते हैं जंगलों में, ऐसे तो भेड़िए चरते रहते हैं, वो अपना सत्तू आटा लिए रहते हैं, अपना बना करके पका करके खा लेते हैं। ठीक, तो उनका जीवन यापन चलता रहता है। उसी प्रकार से इनका भी जीवन यापन चलता था। ठीक, अतः इनके तथा इनके पालतू पशुओं के आवास अब भी अस्थायी हुआ करते थे, मतलब इनका कोई आवास निश्चित नहीं होता था, चलते फिरते रहते थे। स्मरणीय है कि समय के साथ पालतू पशुओं तथा मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती गई। ये सच है भाई, संख्या तो बढ़ेगी ना। आप यहीं पे देख लीजिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आबादी कितनी थी? 35 करोड़ थी। और पिछले 70 साल में हमने, मोदी जी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता को चरम सीमा पे हमने बढ़ा के रखा। हमने नहीं, जो हमारे पूर्वज थे। और आज भारत 135 करोड़ की संख्या पार करने जा रही है, मतलब 70 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी बढ़ा दी। तो सोचो, उस समय भी तो मनुष्य की आबादी रही होगी। अगर आप गौर करेंगे तो महाभारत में आपने सुना कि 1 लाख कौरवों की सेना थी, यानी जनसंख्या तब भी कम नहीं थी। एक साम्राज्य में 1 लाख लोग थे कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से भी 1 लाख रहे होंगे, तभी तो रक्तपात हुआ। तो 1 लाख लोग, मतलब 2 लाख लोग लड़ रहे थे युद्ध में महाभारत के काल में। तो ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। ठीक, तो अगर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक उस समय थे एक राजा के अंदर, 1 लाख से ज़्यादा लोग युद्ध लड़े थे एक राजा के अंदर, तो सोच लो जनसंख्या कितनी होगी, यानी जनसंख्या पहले से ज़्यादा थी। तो उसी तरह से आज मानव की भी जनसंख्या क्या हुई? बढ़ना शुरू कर दी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी पालतू पशुओं की, मनुष्यों की, तो क्या होगी?
तो यहाँ पे जब इनकी संख्या में वृद्धि होती गई, जिस कारण पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घास खाते थे, फल फूल खाते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि पालतू पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या अब भी सीमा के अंदर थी। अतः मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंदर आत्मसात करने में सक्षम थी। क्लियर? आगे बढ़ जाए। सामाजिक मानव ने जिन रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया, जैसे आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके, आखेट द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम करके, प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ा करके, अपने तथा अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाकर, पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बनाकर, जंगलों को जलाने के से स्थान विशेष के पारिस्थितिकी पर्यावरण को बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ जंतुओं का स्थानांतरण करके आदि इस प्रकार से कुछ नुकसान इन्होंने करना शुरू कर दिया। इस काल में पौध पालन एवं कृषि काल, ये तीसरा पीरियड होता है जिसमें पौध पालन और कृषि काल शुरू होता है। पौधों को भोजन के लिए पालना मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठनों पर विजय हासिल करने तथा महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। वास्तव में समय के साथ मनुष्य ने बुद्धि कौशल में निरंतर विकास होता गया। वह धीरे धीरे प्रकृति को काबू करने में प्रयत्नशील होता रहा और पशुपालन के बाद पौध पालन उसकी बुद्धि में निरंतर विकास की अगली कड़ी थी। पहले पशुपालन किए, फिर पौध पालन शुरू किया, कड़ी थी। वह प्रारंभ में अपने आवास के आसपास अपने द्वारा खाए गए फलों के बीज बिखेरे बीजों से उगते पौधों को देखा होगा। अतः मनुष्य ने पौधों को उगाने तथा उन्हें पोषित करने के प्रति इच्छा जागृत हुई होगी। इस तरह पौधों को पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का विकास हुआ होगा, जिस कारण लोगों में स्थायी जीवन व्यतीत करने की शुरुआत हुई। कह रहा है जब पौधा पालन करने लगे, कृषि करने लगे, खेती करने लगे, ठीक है, उसके पहले पशुपालन करते ही थे, तो इनमें क्या हुआ कि स्थायी जीवन अब जीने की आदत पड़ने शुरू हो गई। ज्ञातव्य है कि अब भी अधिकांश लोग घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करते थे। स्मरणीय है कि खाद्यान्न फसलों की कृषि के साथ सामाजिक वर्गों तथा संगठनों का आविर्भाव हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं यथा नील घाटी या मिस्र घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि का अभ्युदय हुआ। अधिकांश लोगों ने नदियों की घाटियों में अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहाँ पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की पर्याप्त सुलभता थी। अगर आप देखेंगे कोई भी शहर, कोई भी जो बड़े बड़े नगर हैं, उन नदियों के किनारे बसे, यानी पहले से ही मनुष्य नदियों के आसपास की उपजाऊ जमीन के पास आवास करना शुरू कर दिया था। स्पष्ट है कि सामाजिक स्तर पर संगठित मानव समुदाय एवं मानव समाज, मानव सभ्यता तथा कृषि कार्य के अभ्युदय ने मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अब तक चले आ रहे मृत्युवत तथा मधुर संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन किया। कृषि रूपों तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार, परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप आधिकारिक वनों को साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। स्थानांतरण कृषि द्वारा वनों का सर्वाधिक विनाश होने लगा। कृषि के इस पुरातन प्रणाली दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कई देशों के पहाड़ी क्षेत्रों तथा भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रांतों में आज भी झूम कृषि की जाती है, के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि उपयोग में लाया गया। 4-5 वर्षों या अब तक भूमि की उर्वरता कायम रहती है के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था तथा अन्यत्र वन को जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती थी। क्या हुआ कि अब खेती करने के लिए, चूँकि उस समय फर्टिलाइज़र या मैन्योर यानी आप जानते हैं उर्वरक या खाद, जो गोबर की खाद होती है, ये तो उपलब्ध थी नहीं, इनको पता भी नहीं था कैसे उर्वरता को बढ़ाएं, तो वनों को जला देते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि अपनी खेती करते थे, 2-3 साल तक वहाँ पे उर्वरता बनी रहती थी, तो वहाँ पे फसल का उत्पादन होता था। जब फसल का उत्पादन नहीं होता था तो क्या काम करते थे, दूसरी जगह जाते थे, जंगल को जलाते थे, फिर वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर देते थे। कालांतर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया।
मानव के इस स्वनिर्मित निजी पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत उसने अपने रहने के लिए भवनों, गांवों, कस्बों, नगरों आदि का निर्माण किया। सामाजिक संस्थानों यथा विद्यालयों का निर्माण एवं विकास किया। पूजा घरों का निर्माण किया। यातायात के लिए सड़कें, पुल, रेल इत्यादि बनाई। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। ज्ञातव्य है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के ये तथा अन्य कई तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों व अवस्थाओं में संभव हुआ। इस सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण, विकास एवं संवर्धन प्रौद्योगिकी में विकास के कारण ही संभव हो पाया। इस तरह विकसित प्रौद्योगिकी में भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को आर्थिक मानव में बदल दिया। अभी तक मानव क्या था? भौतिक मानव था, एक सामाजिक प्राणी था, लेकिन अब कैसा हो गया? आर्थिक हो गया, पैसे के लिए सारा काम करना शुरू कर दिया। स्मरणीय है कि 1860 तक विकसित प्रौद्योगिकी विनाशक एवं संहारक नहीं थी, वरन यह मानव के आर्थिक विकास में इस तरह सहायक थी कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं था। मनुष्य पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में सामर्थ हो गया, परंतु प्रकृति अब भी सर्वोपर थी। ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। परीक्षा दृष्टि से गौर कर लीजिए, हो सकता है कल के पेपर में आपके काम आ जाए। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को कहा जाता है। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है? भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना की अनुकृत है। और विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन है जो सबसे ज़्यादा अवसाद यानी गाद को लेकर के, कचरे को लेकर के बहती हैं? वो हैं येलो नदी चीन की और गंगा नदी भारत की। ठीक है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड होती? गंगा नदी के ऊपर डिपेंड करती। मिस्र किसकी देन है? मिस्र नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब जिस काल में हम लोग चल रहे हैं, इस काल का नाम होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण काल। विज्ञान एवं अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का 1860 से लेकर के सबेरा होता है। ठीक, इसी औद्योगिकरण के साथ मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत भी होती है। आर्थिक निश्चयवाद के अतिवादी संकल्पना, पश्चिमी दुनिया के सभी लोगों के भौतिकतावादी दृष्टिकोण का आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव की अति विकसित किंतु जानलेवा प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीकी के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के लिए अविवेकपूर्ण एवं लोलुपतापूर्ण विदोहन एवं उपयोग प्रारंभ हो गया। इस कारण अनेकों भयावह एवं जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव के प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव विभिन्न प्रकार के हैं तथा अत्यंत जटिल हैं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण के किसी एक अंग तत्व घटक में मनुष्य द्वारा परिवर्तन के कारण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक भौतिक संगठनों में श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन होते हैं, जिस कारण अनेक पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अंडर 20 मिनट की मैंने क्लास कहा था, अंडर 20 मिनट की ही क्लास है, आपके 19 मिनट होने वाले हैं और इसके बाद की आगे क्लास आपको फिर मिलेगी। तो 20 मिनट अगर आप एक वीडियो देते हैं, 3 वीडियो आपके होते हैं, 20, 23, 60 यानी 1 घंटे अगर आप रोज देते हैं तो आपका जीएस भी तैयार हो जाएगा, आपको लोड भी महसूस नहीं होगा और वीडियो क्लास आपके लिए भी आज जल्द आने वाली है। तो देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।